हेलो एंड वेलकम अगेन टू दिस पर्टिकुलर सेशन। और बेटा ये सीरीज 2 है जहां तक एमसीक्यू सीरीज का सवाल है। तो अब इस सीरीज का पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। और जो पहला क्वेश्चन है, मैंने कहा ये जो एमसीक्यूज हमने बेसिकली लिए हुए, जो रिसेंट एग्जामिनेशन में जितने भी आपके क्वेश्चंस थे ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यूज, वो सारे हमने कोलैबोरेट कर दिए और उसके अलावा कुछ अपने क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूड कर दिए। करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से देखें। कहते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अपियर्ड एट ₹50 लाख इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ माल्या लिमिटेड which is not a going concern. हाल ही में मैंने AS1 एक्चुअली अपलोड करा था। अगर आप लोगों ने उसको देखा होगा तो उसमें भी मैंने ये बताया था कि जब कोई एंटिटी गोइंग कंसर्न एंटिटी नहीं होती है तो उस केस में एक तो हमें नोट में, डिस्क्लोजर नोट में उसके बारे में बताना होता है कि जो हमने अकाउंट्स प्रिपेयर करे हैं ऑन द अजम्पशन दैट एंटिटी इज नॉट ए गोइंग कंसर्न। और मैंने एक एग्जांपल देकर के भी बताया था कि ऐसी सिचुएशन में जितने भी आइटम्स होंगे बैलेंस शीट के, उनको हम नेट रियलाइजेबल वैल्यू पर रिकॉर्ड करते हैं। तो वो कहता है माल्या लिमिटेड नाम की जो कंपनी है वो गोइंग कंसर्न एंटिटी नहीं है। कहता है उनकी कोई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है सब्जेक्ट टू ए डेप्रिसिएशन ऑफ 10% ऑन रिटन डाउन वैल्यू बेसिस। तो उस पर वो डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं 10% के हिसाब से। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है वो 80% है। तो हमें उसको रियलाइजेबल वैल्यू पर दिखाना पड़ेगा। वैसे हम कहने के लिए बोलते हैं रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब वैसे नेट रियलाइजेबल वैल्यू से है, क्योंकि क्वेश्चन में आगे ये भी लिखा हुआ है कि रियलाइजेबल एक्सपेंसेस 5% के हैं। तो एट व्हाट अमाउंट डेप्रिसिएशन विल बी शोन इन द इनकम स्टेटमेंट ऑफ माल्या कंपनी। तो माल्या कंपनी में एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है ना पूछा गया, उसको थोड़ा सा ठीक तरीके से इनको पूछना चाहिए था। मैं अब जो तुम्हें पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा हूं वो ये, जो मेरा प्लांट है उसकी वैल्यू तो 50 लाख की है इस वक्त, और हमारी एंटिटी उस पर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करती है। करेक्ट, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन उससे मुझे अब कोई मतलब नहीं है। मुझे तो मतलब ये देखना है कि इसकी अब रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है। तो रियलाइजेबल वैल्यू देखने के लिए मैं क्या करूंगा, 80% इसका देखूंगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 80% इसकी रियलाइजेबल वैल्यू है, इसका मतलब 40 लाख इसकी रियलाइजेबल वैल्यू है। लेकिन ये रियलाइज तभी हो सकती है जब मैं रियलाइजेशन के कुछ खर्चे भी करूंगा। तो अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दिए होंगे तो जो रियलाइजेबल वैल्यू आपके पास आ गई है उस रियलाइजेबल वैल्यू पर आप 5% के एक्सपेंसेस चार्ज करेंगे 2 लाख के। तो इस वैल्यू पे आपको दिखाना पड़ेगा, यानी कि बैलेंस शीट में हम इसको 38 लाख पर दिखाएंगे। तो कहने के लिए हम कह सकते हैं 50 लाख का आइटम है, उसको 38 लाख पे हमें दिखाना पड़ रहा है, तो डेप्रिसिएशन एक तरीके से 12 लाख का हमें चार्ज करना पड़ेगा। तो ये इसका आंसर है 12 लाख। क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है व्हाइल फाइनलाइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द ईयर एंडेड 31st of 3 2021, कहता है द कंपनी फाइंड्स दैट स्टॉक शीट्स ऑफ 31st 3 2020 did not include 2 pages containing details of inventory worth ₹10 lakh। पहले तो इस क्वेश्चन का बेसिकली मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जब मैंने लास्ट ईयर की अकाउंटिंग करी होगी और लास्ट ईयर की जब मैंने अपनी इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा, जिसमें कि हमने क्लोजिंग स्टॉक को हम क्रेडिट साइड में रिफ्लेक्ट करते हैं, आपको मालूम ही है। मैं लास्ट ईयर की बात कर रहा हूं, 31st 3 2020 की, 31st 3 2020 की। 31st 3 2020 को जब मैंने अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया तो मैंने यहां जो भी इन्वेंट्री लिखी है, अब मुझे इतना पता लग गया कि वो इन्वेंट्री अपनी ट्रू वैल्यू से कम पर लिखी है। ये मुझे कैसे पता लग गया, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जब हमने इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करी तो हमने 2 शीट्स या 2 पेजेस जिसमें कि 10 लाख की इन्वेंट्री थी उसको हमने इंक्लूड नहीं करा। इसका मतलब ये जो मैंने इन्वेंट्री लिखी हुई है इसकी जो प्रॉपर वैल्यू है उससे 10 लाख कम पर लिखी हुई है। अब प्रॉब्लम क्या होगी, यही स्टॉक शीट जब मैं करंट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा 31st 3 2021, अब जब मैं करंट ईयर का स्टॉक बनाऊंगा तो यही क्लोजिंग स्टॉक यहां डेबिट पे भी आ जाएगा। इसका मतलब इस साल ये डेबिट में आएगा, तो डेबिट में भी जो क्लोजिंग स्टॉक तुम्हें नजर आ रहा है इसका मतलब वो कम वैल्यू पर है, क्योंकि बेसिकली इसकी वैल्यू बढ़नी चाहिए। तो समझ में आया कि नहीं आया। तो इसका मतलब क्या हो गया, और क्वेश्चन ने आगे ये भी बताया है while finalizing the financial statement of 31st 3 2021। लेकिन ये सारी चीजें हमारी पिक्चर में कब आई, हमारे नोटिस में कब आई,
ये लास्ट ईयर नहीं आई, ये करंट ईयर में आई है। 31/3/2021 को हमें पता लगा कि ये मिस्टेक जो कि लास्ट ईयर से रिलेटेड है, इस मिस्टेक का ताल्लुक लास्ट ईयर से है, लेकिन ये करंट ईयर में हमारी निगाहों के सामने आई है। इसका मतलब लास्ट ईयर हम ऐसा करना भूल गए। इसको क्या बोलेंगे? एरर ऑफ ओमिशन। मैंने ये बताया था अगर कोई भी आइटम है इनकम का या एक्सपेंस का, अगर वो बाय मिस्टेक, बाय ओमिशन, बाय एरर्स, बाय कमीशन, किसी भी कारण से लास्ट ईयर हमने अकाउंटिंग उसकी नहीं करी और और वो डिटेक्ट होती है चीज करंट ईयर में, तो फिर उसको प्रायर पीरियड आइटम माना जाएगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? और तुम्हें याद होगा AS5 में मैंने तुम्हें बताया भी है कि जितने भी प्रायर पीरियड आइटम होते हैं उनको हमें अपनी इनकम स्टेटमेंट में इस तरीके से लिखना पड़ता है कि उनका इंपैक्ट करंट ईयर के प्रॉफिट पर आराम से क्लियरली परसीव करा जा सके। इसीलिए आप इसका आंसर जो लिखेंगे कि इन दिस केस स्टॉक शीट 31/3/2020 जो कि प्रायर ईयर है, did not include 2 pages containing details of inventory worth ₹10 lakh, which is an omission. वो एक omission है, and this omission was detected in the current period, जैसा मैंने कहा 31/3/2021 में ये डिटेक्ट हुई। Therefore, it is a prior period item as per AS5, and it has resulted in understatement of profit of previous period. क्योंकि ये मिस्टेक अब करंट ईयर में तो आई गई, डिटेक्ट करंट ईयर में तो ये हमारी नोटिस में आ गई, तो इसका मतलब करंट ईयर के स्टॉक को तो हमने अब 30 पर लिख दिया होगा, लेकिन अब जो लास्ट ईयर का स्टॉक है उसका प्रॉफिट क्या हो रहा है? कम हो रहा है, तो जिसकी वजह से इट हैज रिजल्टेड इन अंडर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस पीरियड। इस तरीके से तुम्हें इसका आंसर लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3, ऑन 1st of April 2000 शेयर कैपिटल ऑफ S Limited consists of 10 crore equity share capital of 10 each of ₹12 crore। कोई कंपनी है, ध्यान से नोट करें, उसकी जो शेयर कैपिटल है वो 10 करोड़ की है, 10 करोड़ इक्विटी शेयर कैपिटल, और एक इक्विटी शेयर ₹10 का है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि इस कंपनी की, ये जो कंपनी है, जो भी ये कंपनी है, अगर मैं तुमसे पूछूं इसकी इक्विटी शेयर कैपिटल इन टर्म्स ऑफ नंबर, चलो इक्विटी शेयर कैपिटल 10 करोड़ है, पहले तो मैंने यही लिख दिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि इनके नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, तो जाहिर है कि आप 10 से डिवाइड करोगे और मुझे बताओगे कि 1 करोड़ इनके नंबर ऑफ शेयर्स है। इक्विटी शेयर 1 करोड़ है। 1 करोड़ को मैं अगर 100 लाख से मल्टीप्लाइड कर दूं तो इस 1 करोड़ का मतलब 100 लाख इनके शेयर्स है। यह कहा जा सकता है कि इनके नंबर ऑफ शेयर 1 लाख है इक्विटी शेयर। ऊपर से उसने क्या बताया कि इनके पास, इस कंपनी के पास 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है, और 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जैसा कि आप देख रहे हैं 100 रुपीज की एक प्रेफरेंस शेयर है, और ब्रैकेट में लिखा है कि कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, यानी कि इस कंपनी ने जो ये प्रेफरेंस शेयर इशू करी हुई है वो कन्वर्टेबल है, ये कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर है। और उसने बताया जो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर है वो 12 करोड़ की है। तो इस कंपनी के पास एक तो इक्विटी शेयर है, मुझे पता लग गई। अब मुझे यह भी पता लग गया कि इस कंपनी के पास कुछ कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर भी है। क्या है? कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। अब कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, पहले मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ शेयर कितने होंगे, तो उसके लिए आप मुझे कैसे बताओगे? 12 करोड़ तो उसने दिया हुआ है, और एक शेयर जो है वो 100 रुपए का है, 12 करोड़ लिखा हुआ है। 12 करोड़ उनकी टोटल शेयर कैपिटल है, एक शेयर 100 रुपए का है। अगर मैं 100 से 12 को 100 से डिवाइड कर दूं तो ये 0.12 आ रहा है, 0.12 करोड़। ये क्या आ रहा है? नंबर ऑफ शेयर्स आ रहे हैं, यानी कि नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कितने इनके? 0.12 करोड़ से। अब 0.12 करोड़ को अगर मैं 100, क्योंकि मैं इनको लैक्स में कन्वर्ट करना चाहता हूं किसी कारण से, अगर मैं लैक्स में कन्वर्ट करूंगा तो ये कितना आ जाएगा? अगर मैं लैक्स से करूं तो ये 12 लाख ही आ जाएगा। 0.12 इंटू 100 लाख मेरे ख्याल से 12 लाख ही होता है। अच्छा जी, देखो हम लोगों ने अभी तक यही पढ़ा है कि हम अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और उस कंपनी के अगर 50% से ज्यादा के शेयर्स हमारे पास आ जाते हैं तो वो कंपनी हमारे कंट्रोल में आ जाती है। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है और बहुत बार पढ़ा है। हमने इंडेक्स 110 में भी पढ़ लिया, हमने AS21 में भी पढ़ लिया। लेकिन बहुत लोगों को ये पता नहीं कि जब हम कहते हैं कि हमने सामने वाली कंपनी में इन्वेस्टमेंट करी तो हम लोग यही सोचते हैं कि हमने उनके इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करी, और शायद इक्विटी शेयर्स को ही बेस माना जाता है मेजॉरिटी स्टेक कंप्यूट करने के लिए। ऐसा नहीं है। दो चीजें,
सब्सिडियरी कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल और उसकी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस, सिर्फ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर को भी देखा जाता है। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं जो सब्सिडियरी कंपनी है या जिसपे हमने इन्वेस्ट करा है उसके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, तो आप मुझे ये बताओगे कि उनके इक्विटी शेयर 100 लाख है, देखो ये नंबर ऑफ शेयर्स हैं, और उनके प्रेफरेंस शेयर, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर यानी कि 112 लाख उनके नंबर ऑफ शेयर्स हैं। समझ में आ गया? 112 लाख उनके शेयर हैं। अब वो क्या कहता है कि ऑन 1 जुलाई 2000 को एच लिमिटेड ने 50 लाख इक्विटी शेयर हासिल करे, 50 लाख इक्विटी शेयर हासिल करे एंड 6.2 लाख प्रेफरेंस शेयर हासिल करे। अब आपके समझ में आ जाना चाहिए कि मैंने सारी चीजें लैक्स में क्यों कन्वर्ट करी, क्योंकि जो हमने नंबर ऑफ शेयर्स एक्वायर करे वो लैक्स में दिया है। टोटल नंबर ऑफ शेयर कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स को मिला करके 112 लाख है। 112 लाख का अगर मैं 50% पहले तो कंप्यूट करूं 50%, तो वो कितना आएगा? 56 आएगा। जबकि हमारे पास कितने शेयर हो गए? 50 लाख प्लस 6.2, 56.2 लाख। तो इसका मतलब ये हमारी कंपनी है। इज इट क्लियर टू यू? आंसर जो मैंने ये लिखा है वो मैंने प्रॉपर आंसर यहां पर लिखा हुआ है। इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो इसका मतलब subsidiary company, sorry, the other company will be considered as our subsidiary company as we hold more than what we call 50% stakes. And bracket में आप लिख सकते हैं equity share capital plus convertible preference share capital. अच्छा जी, 4 में क्या कहते हैं? As at 31st of March 2021, DEC Limited has equity share capital of 475 lakh. कहता है कोई कंपनी है और उसकी इक्विटी शेयर कैपिटल जो हमें दी हुई है क्वेश्चन में, कहता है 475 लाख की इनकी इक्विटी शेयर कैपिटल है, 475 लाख की। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट कहता है इस कंपनी के टेंजिबल फिक्स्ड एसेट जो हैं वो 325 के हैं, लैक्स के। उसके अलावा कहता है स्टैट्यूटरी रिजर्व 25 लाख के, स्टैट्यूटरी रिजर्व जो हैं वो 25 लाख के हैं। उसके अलावा कहता है कि जनरल रिजर्व जो है वो 140 लैक्स के, जनरल रिजर्व 140 लैक्स के। और कहता है करंट लायबिलिटी जो है इस कंपनी की वो 80 लैक्स की, करंट लायबिलिटी 80 लैक्स की। करंट एसेट जो है वो 425 के, करंट एसेट 425 लाख के। फिर कहता है नॉन करंट लायबिलिटी 30 लाख की, नॉन करंट लायबिलिटी 30 लैक्स की। अब इस क्वेश्चन में एक लाइन दी है, कहता है 40% ऑफ द स्टैट्यूटरी रिजर्व्स आर टू बी मेंटेन्ड फॉर 2 more years। अगर तुम लोगों ने अमालगमेशन AS14 अच्छी तरह करा है, जिसमें मैंने बहुत डिटेल में ये बताया हुआ है कि कोई केस अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, एक तो होता है अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर का केस, एक होता है अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज का केस। मैंने बहुत डिटेल्स में उनमें चर्चा करी हुई है AS14 में, खास तौर से पहला और दूसरा लेक्चर अगर आपने देखा होता। टोटल मैंने 10 लेक्चर अपलोड 9 या 10 लेक्चर अपलोड करे थे यूट्यूब में। प्रॉब्लम ये है कि आप लोग देखते नहीं हो, सबसे बड़ी समस्या ये है। जो पॉइंट मैं बताना चाह रहा हूं, आगे कहता है बिजनेस ऑफ मे लिमिटेड इज टेकन ओवर बाय जीवाराम लिमिटेड। बात समझ में नहीं आई। अब ये कंपनी है और नाम इन्होंने कुछ और दिए या मैंने कोई गलती कर दी। खैर पॉइंट ये है कि इस कंपनी का बिजनेस जो है इज टेकन ओवर बाय जीवाराम लिमिटेड फॉर ₹600। जो भी ये कंपनी है, अब हो सकता है मैंने यहां गलत लिख दिया हो, मे लिमिटेड इसका नाम हो, मैंने दिसंबर लिख दिया। एनीवे, द बिजनेस ऑफ मे लिमिटेड इज टेकन ओवर बाय जीवाराम लिमिटेड फॉर ₹600 लाख। तो जो भी ये एंटिटी है इसका बिजनेस 600 लाख में ले लिया। कहता है द परचेज कंसिडरेशन is to be discharged by issue of equity shares of 100 each, rupees 80 paid up at a premium of 800 per share। और कह रहे हैं मार्केट वैल्यू जो जीवाराम लिमिटेड है उसके एक शेयर की 1000 है। फिलहाल इस लाइन का भी इररेलेवेंट मतलब है यहां पर। अब क्वेश्चन की जो डिमांड है, क्वेश्चन इज देयर एनी नीड टू ओपन अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट इन दिस केस। एक्चुअली जो तुम्हारे मॉड्यूल में इसका आंसर दिया है वो मैंने आंसर यहां प्रिंट तो करा है, लेकिन आई डू नॉट एग्री विद दिस आंसर। पहले मैं ये बता दूं, ये क्वेश्चन जब मैंने पहले भी कराया था तब भी मैंने बताया था, जो मॉड्यूल में आंसर है वो क्या कहता है, देयर इज नो नीड टू ओपन अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट। ये मैंने मॉड्यूल का ही आंसर एज इट इज लिख दिया है।
मॉड्यूल में ये दिया हुआ है, मॉड्यूल से मेरा कहने का मतलब जो तुम्हारे सजेस्टेड आंसर्स होते हैं, सॉरी मुंह से बार बार मॉड्यूल निकल जाता है। कहता है देयर इज नो नीड टू ओपन अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट इन दिस केस सिंस इट इज ए अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर एंड नॉट परचेज। जबकि मेरे ख्याल से उल्टा होना चाहिए, जहां इंस्टीट्यूट ने नो लिखा है उसकी जगह तुम्हें यस लिखना पड़ेगा, यानी कि यस इट इज ए केस ऑफ अमालग, पहले तो देयर इज नीड टू ओपन यानी कि नो को आपको काटना पड़ेगा। जो मॉड्यूल का आंसर है मैंने कहा उसकी बजाय मेरी निगाहों में, मेरे ओपिनियन में आंसर ये होना चाहिए कि इस केस में अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट ओपन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? और पहली बात है ये केस अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर का इंस्टीट्यूट कह रहा है, जबकि हमें कहना चाहिए कि इट इज ए केस ऑफ अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। क्यों मैं ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूं? तुम्हें याद होगा मर्जर के केस में मैंने आपको बताया था सारे एसेट और लायबिलिटी लिए जाते हैं, नंबर वन। मैंने बताया था सारे एसेट्स और लायबिलिटीज को बुक वैल्यू पे लिया जाता है, नंबर टू। और मैंने कहा इसके अलावा जितने भी इनके रिजर्व्स होते हैं, जितने भी इनके रिजर्व्स होंगे, जो अपना बिजनेस बेच रही है वेंडर कंपनी के, जितने भी वेंडर कंपनी के रिजर्व्स होते हैं, किसी भी तरीके के रिजर्व हो, चाहे उनके स्टैट्यूटरी रिजर्व हो, चाहे उनके जनरल रिजर्व हो, मैंने कहा कहने के लिए हम लोग कह देते हैं कि हम इनको भी लेते हैं। मैंने अमालगमेशन का जब चैप्टर बहुत डीपली कराया था, खासतौर से उसमें जब AS14 की गाइडलाइंस के बारे में मैंने चर्चा करी थी, जब मैंने अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी का टॉपिक लिया था, उससे पहले मैंने AS14 की गाइडलाइंस के बारे में चर्चा करी थी कि परचेजिंग कंपनी की बुक्स में हमें अकाउंटिंग करने से पहले केस को देखना पड़ता है कि केस अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर का है या परचेज का। फिर मैंने बताया था कि AS14 मर्जर को कैसे डिफाइन करता है। उसको मैंने सिंपल अल्फाज में कहा था कि मर्जर का बेसिकली मतलब ये है कि परचेसिंग कंपनी जो है वेंडर कंपनी के, क्योंकि हम AS14 में सेलिंग कंपनी परचेसिंग कंपनी वर्ड यूज करते हैं, तो वेंडर कंपनी के सारे एसेट और लायबिलिटी लेगी, बुक वैल्यू पे लेगी, नंबर वन। और जितने भी रिजर्व्स नजर आते हैं जिस कंपनी को हम ले रहे हैं, चाहे उनका स्टैट्यूटरी रिजर्व हो, जनरल रिजर्व हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, उन रिजर्व्स को हम लेते तो नहीं है। हालांकि तुम कहने के लिए कह सकते हो कि हम लेते कभी भी नहीं है, लेकिन उनके जैसे रिजर्व हमें बनाने पड़ते हैं। तो कहने के लिए आप कह सकते हो कि उनके जितने भी रिजर्व्स हैं उनको भी जो परचेजिंग कंपनी है उसकी बुक्स में ट्रांसफर करा जाता है। हालांकि वो उनके रिजर्व कभी भी हमारी बुक्स में नहीं आ सकते, मैंने तब भी बताया था, क्योंकि जब वेंडर कंपनी अपने अकाउंट बनाएंगी तो ये चीजें तो उनके शेयर होल्डर में चली जाएंगी, लेकिन इनके जैसे रिजर्व हमें अपनी तरफ से क्रिएट करने पड़ते हैं। इज इट क्लियर टू यू? खैर पॉइंट ये है कि सब्सिडियरी कंपनी के जितने भी रिजर्व्स हैं तो वो तो हमें क्रिएट करने ही पड़ेंगे। और इस क्वेश्चन में क्लियरली क्या लिखा हुआ है, कहता है जो स्टैट्यूटरी रिजर्व है उसका 40% हमने केवल अमाउंट ट्रांसफर करना है। और ये जो लाइन है इंडिकेट करती है कि ये अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज का केस है, क्योंकि अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज के केस में मैंने कहा इनमें से कोई भी कंडीशन वायलेट हो जाती है तो तब हम उसे अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज का केस मानते हैं। और एक और चीज, अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर के केस में मैंने यह भी बताया था कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो पेमेंट मिलेगी वो हमेशा इक्विटी शेयर्स में मिलनी चाहिए। ये कंडीशंस होती है। मैंने कहा कोई भी एक कंडीशन वायलेट हो जाती है तो वो अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज का केस माना जाता है। ये अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज का केस है। यहां मैं इंस्टीट्यूट से एग्री नहीं कर रहा, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज का केस है। क्यों है केस अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज का? क्योंकि ये कंडीशन दैट ओनली 40% ऑफ स्टैट्यूटरी रिजर्व, क्योंकि मर्जर के केस में तो मुझे सारा का सारा रिजर्व आगे लाना पड़ेगा, सारा का सारा रिजर्व आगे लाना पड़ता है, और उसमें इस तरह की लाइन लिखी होने की कोई जरूरत ही नहीं है। इज इट क्लियर टू यू? सो बेसिकली इट इज a case of amalgamation in the nature। ये आपका आंसर होगा। अगर आप लिखना चाहें तो फटाफट लिख लें। It is a case of amalgamation in the nature of purchase, as in this question it is clearly mentioned that only 40% of statutory reserves are to be maintained for two more years। और मैंने बताया था परचेज के केस में जब इस तरह की लाइन लिखी होती है, जब इस तरह की लाइन लिखी होती है कि हमने वेंडर कंपनी के स्टैट्यूटरी रिजर्व को मेंटेन कर रहे हैं, तो मैंने उसकी एंट्री आपको बताई थी, अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व अकाउंट। हालांकि क्वेश्चन ये कह रहा है कि केवल 40% हमने अमाउंट आगे लाना है। इज इट क्लियर टू यू? तो यहां पर मैं इंस्टीट्यूट के इस आंसर से बेसिकली एग्री नहीं करता। तो मैंने कहा आंसर इसका ये होना चाहिए कि इस केस में अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट ओपन होना चाहिए and it should be treated as amalgamation in the nature of purchase case। because ये amalgamation in the nature of purchase का केस है, इसलिए amalgamation adjustment account इसमें ओपन होना चाहिए।
फिर है पॉइंट क्वेश्चन नंबर 5, कहता है a company is in dispute involving allegation of infringement of patents by a competitor company who is seeking damage of a huge sum of 500 lakh। इस क्वेश्चन का पहले तो अभी तक मतलब क्या हो गया, एग्जामिनेशन में कई बच्चे तो मतलब ही नहीं समझ पाते। एक कंपनी है, करेक्ट, हम और हमारा कोई कॉम्पिटिटर कंपनी है, कोई कॉम्पिटिटर है, और उस कॉम्पिटिटर ने क्या करा, उस कॉम्पिटिटर ने हमारे ऊपर एक केस कर दिया। केस किस लिए कर दिया, क्योंकि वो कहता है कि जो उनका कोई पेटेंट है, वो कहता है कि इस कंपनी ने, हमारी कंपनी ने उनके पेटेंट में कुछ इन्फ्रिंजमेंट करी है, करेक्ट, कुछ नुकसान पहुंचाया है या कुछ टर्म्स का वायलेशन करा होगा, और वो हमसे, कॉम्पिटिटर हमसे कितने पैसे मांग रहा है, 500 लाख रुपए मांग रहा है, 500 lakhs रुपीज, करेक्ट। कहता है डायरेक्टर्स आर ऑफ द ओपिनियन दैट द क्लेम कैन बी सक्सेसफुली रेसिस्टेड बाय द कंपनी, हाउ विल यू डील विद दिस केस। अगर तुम लोगों ने AS29, फिर बात वही आ जाती है ना, प्रॉब्लम तो क्या है, हमने तो अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करी है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि पता नहीं आपने देखा कितना, क्योंकि बहुत से बच्चे सोचते क्या देखना। AS29 में, अब ये बार बार बातें बताते हुए अच्छा नहीं लगता, AS29 में भी मैंने बताया था प्रेजेंट ऑब्लिगेशन क्या होता है। क्या होता है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, मैंने बताया था बैलेंस शीट रिपोर्टिंग डेट को अगर हमारे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन होता है तो उसको प्रेजेंट ऑब्लिगेशन बोलते हैं। ऑब्लिगेशन ऑन द रिपोर्टिंग डेट, ऑब्लिगेशन का मतलब किसी चीज का दबाव, बिकॉज सामने वाले हमारे कॉम्पिटिटर ने हमारे पर 500 लाख रुपए का केस डाला हुआ है, तो डेफिनेटली हमारे पर एक ऑब्लिगेशन तो है। लेकिन हमारे डायरेक्टर्स को यह लगता है कि ये ऑब्लिगेशन जरूर है, ये ऑब्लिगेशन तो जरूर है, लेकिन आउटफ्लो ऑफ फंड्स होने के चांसेस नहीं है, यहां लिखा हुआ है। तो अगर कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है लेकिन आउटफ्लो ऑफ फंड्स होने के चांसेस नहीं है, तो उसको हमेशा कंटिंजेंट लायबिलिटी के रूप में दिखाया जाता है, यानी कि उसको प्रॉपर लायबिलिटी के रूप में बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिखाया जाता, उसको कंटिंजेंट लायबिलिटी के रूप में दिखाया जाएगा। इज इट क्लियर टू यू। लेकिन अगर आउटफ्लो ऑफ फंड्स होने के चांसेस हैं तो फिर हम उसको लायबिलिटी के रूप में दिखाते हैं, या उसके लिए प्रोविजन हम बैलेंस शीट के अंदर रिफ्लेक्ट करते हैं। बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड में रिफ्लेक्ट करने का मतलब ये है कि हम उसको लायबिलिटी के रूप में ट्रीट कर रहे हैं। तो अब इस केस में आगे मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहां डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी का यह ख्याल है कि ये क्लेम जो है हम सक्सेसफुली रेसिस्ट कर सकते हैं। इसका मतलब यह हो गया कि आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स होने के कोई चांसेस नहीं है, इसलिए कंपनी को इसको क्या दिखाना चाहिए, कंपनी को इसको कंटिंजेंट लायबिलिटी दिखाना चाहिए अपने फुट नोट में। और फुट नोट कंपनी कैसे लिखेगी, वैसे मैंने आंसर में वो भी तुम्हें बताया हुआ है। जब नोट लिखेंगे तो इस तरह से नोट लिखा जाता है कि लिटिगेशन इज इन द प्रोसेस अगेंस्ट द कंपनी रिलेटिंग टू ए डिस्प्यूट बाय द कॉम्पिटिटर एंड हु इज डिमांडिंग 500 lakhs रुपीज फ्रॉम अस। और फिर तुम ये भी लिख दोगे कि हाउ एवर द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी इज ऑफ द ओपिनियन दैट वी कैन सक्सेसफुली रेसिस्ट दिस क्लेम। तो इस तरीके से इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसने बहुत से बच्चों को और काफी लोगों को तंग करा, और इसका सॉल्यूशन तो कई बच्चों को मिल ही नहीं रहा, लेकिन हमने कोशिश करी है कि हम इसका भी सॉल्यूशन आपको दे दें। मैंने तो खैर बहुत पहले ही इसका सॉल्यूशन दे दिया था। गुडविल ऑफ द कंपनी, गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट इज 5 लाख। कहता है कोई कंपनी है और उसकी जो गुडविल है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स 5 लाख है। अभी हाल ही में मैंने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के टॉपिक्स जो हैं अपलोड करे थे, अब पता नहीं फिर किसों ने देखा। पहली क्लास में मैंने बताया भी था, जब मैंने कैपिटलाइजेशन मेथड बताया था तो मैंने तब ये भी बताया था, वैसे तो कैपिटलाइजेशन मेथड में मैंने बताया कि सबसे पहले हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू कंप्यूट करते हैं, उसमें एवरेज प्रॉफिट को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर करके कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ जाती है, उसमें से एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करते हैं, तो फिर हमारे पास गुडविल आती है। लेकिन गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स का मतलब क्या है कि यहां हम जो भी हमारे सुपर प्रॉफिट है उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से अगर हम डिवाइड कर दें तो हमारे पास गुडविल आ सकती है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट, समझ में आ गया। सुपर प्रॉफिट्स को अगर आप नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर दें तो आपके पास डायरेक्टली गुडविल का अमाउंट आ जाता है। अब इस क्वेश्चन में क्या क्या लिखा हुआ, अभी मैंने यहां लिख भी दिया कि सुपर प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय, नीचे एक अंडरलाइन है, डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न।
यानी कि तो इसका मतलब ये गुडविल होगी, क्योंकि गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो इसका मतलब है मैं कह सकता हूं कि गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यही मैंने यहां पर लिखा भी हुआ है। अब प्रॉब्लम यह है कि इस क्वेश्चन में मेरे पास अभी सुपर प्रॉफिट्स नहीं है, अब क्योंकि अभी मैंने एक ही लाइन पढ़ी है, और गुडविल का अमाउंट उसने मुझे दे ही दिया 3 लाख डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो कि अभी हमें मालूम नहीं। आगे उसने कहा कि गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज 3 लाख। अब वो कह रहा है जो गुडविल है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर करके कहता है जो हमारे पास गुडविल आ रही है। और तुम्हें मालूम है कि अगर मैं एवरेज प्रॉफिट को डिवाइड करूं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, तो उससे हमारे पास कैपिटलाइज्ड वैल्यू आती है। फिर कैपिटलाइज्ड वैल्यू में से हम एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करते हैं, तो फिर हमारे पास गुडविल आती है। तो उसने बताया कि गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट जो है 3 लाख है। फिलहाल मैंने अभी इसका कुछ नहीं करा। फिर कहते हैं गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट इज 2 लाख। अब उसने बताया कि गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, यानी कि सुपर प्रॉफिट को 4 साल से मल्टीप्लाइड कर करके फर्म की गुडविल जो है वो 2 लाख की है। तो यहां आप देखें, यहां मैंने क्या करा हुआ है, मुझे इतना पता लग गया, क्वेश्चन में मुझे ये लाइन दे दी कि सुपर प्रॉफिट को, जो भी सुपर प्रॉफिट है, क्योंकि अभी मुझे सुपर प्रॉफिट के बारे में पता नहीं है, लेकिन जो भी सुपर प्रॉफिट है उसको मैंने 4 years से मल्टीप्लाइड कर करके गुडविल 2 लाख की है। ये फिगर हमारे पास है, क्वेश्चन में दे दी है, और ये फिगर भी हमारे पास है। तो इससे मुझे ये पता लग गया कि मेरा सुपर प्रॉफिट जो है, यहां मैंने ये एरो भी ऐसे करा हुआ है, यानी कि 2 लाख को 4 से अगर मैं डिवाइड कर दूं, जो कि मैंने यहां करके बताया हुआ है, तो मुझे ये फिगर पता लग गई। यानी कि एक फिगर मुझे ये पता लग गई कि सुपर प्रॉफिट जो है 50,000 के। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? पहला पॉइंट तो ये आपके समझ में आ जाना चाहिए कि सुपर प्रॉफिट्स की फिगर अब हमारे पास आ गई। लेकिन अभी हमारे पास, और हमें मालूम है सुपर प्रॉफिट्स कहते हैं कैसे आता है, एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करके। याद रखें इस क्वेश्चन में अभी तुम्हारे पास कुछ नहीं है, ना एवरेज प्रॉफिट है ना नॉर्मल प्रॉफिट है, लेकिन तुम्हें यह पता लग गया कि तुम्हारे पास सुपर प्रॉफिट कितना है इस लाइन से जो क्वेश्चन में दी थी। इन 3 का मैंने यूज करा। इज इट क्लियर? अब बिकॉज अभी अभी मैं तुम्हें बता रहा था कि सुपर प्रॉफिट्स को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करने से भी गुडविल आ जाती है, जिसको हम बोलते हैं गुडविल थ्रू कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। और मैंने कहा 3 लाख इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब मेरे पास क्या हो गया, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये मैंने आपको बताया, और अभी अभी मेरे पास सुपर प्रॉफिट्स की फिगर आ गई जो मैंने अभी निकाला। सुपर प्रॉफिट्स कितना है? 50,000 है। इसका मतलब 3 लाख इज इक्वल टू 50,000 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये कहा जा सकता है कि नहीं कहा जा सकता? अच्छा, मैंने यहां 3 लाख लिख दिया। गुडविल एक सेकंड के लिए 5 लाख है, यहां 5 लाख लिखा था ना? हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स 5 लाख है। अच्छा हुआ मेरे को एकदम से याद आ गया। तो 5 लाख की गुडविल है सुपर प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज कर करके। तो खैर पॉइंट यहां पर यह बच गया कि 5 लाख जो कि गुडविल दी हुई है, 50,000 सुपर प्रॉफिट्स की फिगर मेरे पास आ गई, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की फिगर मेरे पास नहीं है। तो अब मैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकाल सकता हूं। भाई 5 लाख को मैं 50 से डिवाइड कर देता हूं तो डेट इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। लेकिन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमेशा परसेंटेज में होता है, इसलिए इसको हम परसेंट मानेंगे। तो 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारे पास आ गया। ये सब कुछ जो मैं कर रहा हूं मैंने यहां पर करा हुआ है। तो उम्मीद है कि ये चीज तुम्हारी समझ में अब आ गई। इज इट क्लियर टू यू? तो यहां तक का पॉइंट तुम्हारी समझ में आ गया कि हमारे पास ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कैसे आ गया। इज इट क्लियर टू यू? तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारे पास आ गया। अब यहां पर एक बड़ा पॉइंट आपने ध्यान रखना है। मुझे यह बताओ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट कितनी है? 3 लाख है। और मुझे यह बताओ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट्स कितनी है? गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट्स 5 लाख है। आप क्या करो, इन दोनों का डिफरेंस ले लो।
ये मैंने यहां डिफरेंस लिख दिया। इज इट क्लियर टू यू? ये मैंने डिफरेंस लिख दिया। अब आपको एक चीज मालूम होनी चाहिए, अगर आपको ये चीज मालूम है, हालांकि कम लोगों को पता होता है, लेकिन फिर भी देखो यहां पर जो गुडविल कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से आती है और जो गुडविल कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से आती है, अगर मैं उसके डिफरेंस को यानी कि 10%, ये जो डिफरेंस आया होता है कैपिटलाइजेशन में, ये किसकी वजह से आया होता है? ये जो डिफरेंस जो होगा ये कैपिटल एम्प्लॉयड की वजह से आया होगा ना, क्योंकि दोनों में वर्ड कैपिटलाइजेशन यूज हो रहा है। तो आपको समझना क्या है कि अगर आप नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड पे, जो कि इन दोनों के डिफरेंस की वजह से जो कैपिटल एम्प्लॉयड आ रही है, जो कि अभी हमें मालूम नहीं है, करेक्ट? ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड से नहीं है, इन दोनों के डिफरेंस की वजह से, करेक्ट? अगर मैं इससे मल्टीप्लाइड कर दूं तो मेरे पास ये डिफरेंस आना चाहिए। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? यानी कि इस डिफरेंस के बराबर वैल्यू आनी चाहिए और वो 2 लाख है। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, इन दोनों का डिफरेंस 2 लाख है और मुझे मालूम है कि ये कैपिटलाइजेशन के थ्रू हो रहा है। ये दोनों गुडविल जो कंप्यूट हुई है कैपिटलाइजेशन के थ्रू हुई है। तो इसलिए मैंने क्या करा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड कर करके मुझे मालूम है कि ये फिगर, ये जो अमाउंट है जो कि हम ऑलरेडी कंप्यूट कर चुके हैं, दैट मस्ट बी इक्वल टू डिफरेंस, क्योंकि ये डिफरेंस इन दोनों के जो कैपिटल्स एम्प्लॉयड है उनके डिफरेंस की वजह से आ रहा है। यानी कि ऐसा कर करके मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास कैपिटल एम्प्लॉयड की फिगर आ गई। इज इट क्लियर टू यू? लेकिन अब तुम्हें एक चीज का ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में आगे उसने कुछ इस तरह की लाइन देके परेशानी करने की कोशिश करी है कि ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयज इज 2/3 ऑफ द क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर मैं डायरेक्टली इनको कंप्यूट करने जाऊं तो इनको कंप्यूट करना नामुमकिन है इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, करेक्ट? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अब मुझे मालूम है कि क्वेश्चन में इसका मतलब जो नॉर्मल प्रॉफिट आया होगा वो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, मैंने आपको बताया हुआ है, जब भी क्वेश्चन में डायरेक्टली इनडायरेक्टली ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड दे रहा है तो उसका मतलब एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कॉन्सेप्ट में आया होगा। तो मैंने क्या करा, इसकी एवरेज ले ली, तो एवरेज क्या आ जाएगी, 10 लाख। यानी कि जो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 20 लाख है, उसकी मैंने सिंपल एवरेज ले ली इंटू 1/2 करके एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। अब मेरे पास जो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई तो मेरे पास नॉर्मल प्रॉफिट भी आ गया। कैसे आ गया नॉर्मल प्रॉफिट? क्योंकि मुझे मालूम है कि नॉर्मल प्रॉफिट जो होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, इस क्वेश्चन में एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो 10% से मल्टीप्लाइड कर करके 1 लाख नॉर्मल प्रॉफिट मेरे पास आ गया। अब मैंने नॉर्मल प्रॉफिट की फिगर भी हासिल कर ली है, करेक्ट? नॉर्मल प्रॉफिट पता लग गया। तो मुझे मालूम है कि एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर करके ही सुपर प्रॉफिट्स आता है, तो इसका मतलब एवरेज प्रॉफिट 1,50,000 का रहा होगा। अब 1,50,000 का एवरेज प्रॉफिट है और क्वेश्चन की डिमांड यह है कि कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म। तो एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म कितना निकल गया, 1,50,000, और वो कहता है कि जो एवरेज प्रॉफिट है उसको 3 years से मल्टीप्लाइड कर करके आप फर्म की गुडविल निकालें, तो फर्म की गुडविल आपकी 4,50,000 आ जाएगी। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आ गया कि नहीं? तो इस क्वेश्चन में थोड़ा ट्रिकी टॉपिक, ट्रिकी कॉन्सेप्ट लगाने पड़ेंगे तब ये सॉल्व होगा। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8 आपने नोट कर ही लिया होगा कि अभी मैंने हाल ही में AS24 जो है रिलीज करा था और AS24 के अंदर भी ये क्वेश्चन था, करेक्ट? ये वही क्वेश्चन है, बल्कि हर चीज इसमें सेम है। इसमें यह बताया गया है कि धीरे धीरे एक प्रोडक्ट से हट करके हम दूसरे प्रोडक्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। कोल्ड क्रीम, वेनिशिंग क्रीम, 2 प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, धीरे धीरे हम इस लाइन से हट रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि धीरे धीरे इसका प्रोडक्शन कम होते चले जा रहा है और धीरे धीरे इसका प्रोडक्शन खत्म ही हो गया और हम वेनिशिंग क्रीम की तरफ आ गए। लेकिन इसको डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन नहीं माना जाता है, मैंने ये बताया था AS24 में। जब हम धीरे धीरे ग्रेजुअली शिफ्ट होते हैं या रिसोर्सेज शिफ्ट करते हैं एक चैनल से दूसरे चैनल में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन मान करके नहीं चलते। इज इट क्लियर टू यू? इस क्वेश्चन को तुम आसानी से कर सकते हो। एक अच्छा क्वेश्चन ये था कि ऑन 1 अप्रैल 2020 को कहता है द शेयर कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड कंसिस्ट ऑफ 10 करोड़ इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 10 ईच
एंड 12 करोड़ 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ 100 ईच। एक बार फिर से कहता है कन्वर्टेबल शेयर, करेक्ट। यानी कि ऑलमोस्ट वही लाइन यहां पर आ गई जो अभी इससे पहले के क्वेश्चन में हमने देखी थी। और तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए और आगे उसने वही लाइन लिखी कि 1 जुलाई 2020 को हमने 50 लाख इक्विटी शेयर एक्वायर करे और 6.2 लाख प्रेफरेंस शेयर ऑफ एस लिमिटेड के एक्वायर करे। अगर क्वेश्चन यहीं तक होता तो ये पिछला वाला क्वेश्चन ही होता, क्योंकि सामने वाली कंपनी में मेरे मेजोरिटी स्टेक है। सामने वाली कंपनी के टोटल इक्विटी शेयर और कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर मिलाकर के 112 लाख के हैं, जैसा कि अभी हमने देखा था। और उसमें से 56.2 लाख के शेयर हमारे पास हैं, तो कंट्रोल हमारे पास है। लेकिन यहां पॉइंट क्या बता रहे हैं कि 1 जुलाई 2020 को हमने ये जो शेयर्स एक्वायर करे, कहता है विद ए व्यू टू देयर सब्सिक्वेंट डिस्पोजल ऑन 1 जून 2021 स्टेट हाउ विल यू डील विद दिस केस एज पर AS21। अब तुम्हारे इंस्टीट्यूट ने जो आंसर लिखा, पहले तो गलत नहीं लिखा, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन जो आंसर होना चाहिए जैसा वैसा नहीं लिखा, तो मैंने उसको जो आंसर्स 99.99% हमने अपने ही लिखे। इज इट क्लियर टू यू? हालांकि मोस्ट ऑफ द आंसर्स मैंने कहा सेम ही हैं, केवल एक ही में मुझे डाउट था जो मैंने आपको बता दिया। इस क्वेश्चन में भी इंस्टीट्यूट ने ठीक कहा है, लेकिन जो उन्होंने रीजन दिया है वो प्रॉपर नहीं दिया हुआ, इसलिए आपको रीजन क्या मालूम होना चाहिए। वैसे तो मैंने कंसोलिडेशन AS21 बिकॉज तुम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही कराया है। AS21 की एक गाइडलाइन ये कहती है कि अगर मैंने किसी कंपनी में इन्वेस्ट करा हुआ है, लेकिन यहां मेरा पर्पस है कि मैं इस इन्वेस्टमेंट को सब्सिक्वेंटली डिस्पोज कर दूंगा, तो उस केस में कंसोलिडेशन नहीं करा जाता। यानी कि जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ सब्सिक्वेंट डिस्पोजल, तो उस केस में नो कंसोलिडेशन इज रिक्वायर्ड। यही मैंने यहां पर लिखा है कि इफ एन एंटिटी एक्वायर्स कंट्रोल और स्टेक्स फॉर द पर्पस ऑफ सब्सिक्वेंट डिस्पोजल, इन दैट केस नो कंसोलिडेशन इज रिक्वायर्ड। ये आपका आंसर होगा। इंस्टीट्यूट ने भी कहा नो कंसोलिडेशन रिक्वायर्ड, लेकिन आंसर उन्होंने ठीक तरीके से नहीं दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, ये वही क्वेश्चन है जो मैंने AS18 रिलेटेड पार्टीज में तुम्हें कराया हुआ है। बिल्कुल, आप इसमें बार बार ये चीजें कराते हुए अच्छा नहीं लगता। अगर तुमने AS18 करा हुआ है तो यू शुड बी इन ए पोजिशन टू डू इट। कहता है P लिमिटेड नाम की कंपनी है, उसने 60% वोटिंग राइट्स हैं Q लिमिटेड में। तो P लिमिटेड नाम की जो कंपनी है, मैंने जो तुम्हें नोट्स दिए हुए हैं AS18 के, उसमें बकायदा मैंने डायग्रामेटिकली ये सब चीजें रिफ्लेक्ट करी हुई हैं। P लिमिटेड ने कहता है Q लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट करी हुई है और कहता है 60% वोटिंग राइट्स हमने Q लिमिटेड के खरीदे हैं। आगे कहता है Q लिमिटेड हैज 20% वोटिंग राइट्स इन R लिमिटेड। अब Q लिमिटेड नाम की कंपनी ने R लिमिटेड नाम की कंपनी में कुछ स्टेक्स खरीदे हुए हैं, 20% स्टेक्स खरीदे हुए हैं। आगे उसने ये बताया कि P लिमिटेड डायरेक्टली इंजॉयज वोटिंग राइट्स ऑफ 14% इन R लिमिटेड। अब P लिमिटेड ने R लिमिटेड में कुछ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करी हुई है 14% की। कितने की? 14% की इन्वेस्टमेंट करी हुई है। अच्छा जी, आगे कहता है आगे वो क्या कहता है, R लिमिटेड इज ए लिस्टेड कंपनी एंड रेगुलरली सप्लाइज गुड्स टू P लिमिटेड। आगे उसने एक और पॉइंट दे दिया कि R लिमिटेड नाम की जो कंपनी है वो रेगुलरली P लिमिटेड को जो है गुड्स सप्लाई करती है। आगे उसने ये भी लिखा, द मैनेजमेंट ऑफ R लिमिटेड हैज नॉट डिस्क्लोज द रिलेशनशिप विद P लिमिटेड। हाउ वुड यू असेस द सिचुएशन फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ AS लिमिटेड ऑन रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स। देखो, समझने की कोशिश करो। मैंने Q लिमिटेड के 60% शेयर खरीदे हैं और Q लिमिटेड ने R लिमिटेड के 20% शेयर खरीदे हैं। Q लिमिटेड ने R लिमिटेड के 20% शेयर खरीदे हैं, जबकि Q लिमिटेड, जो Q लिमिटेड नाम की कंपनी है, उसके 60% कंट्रोल मेरे पास है। यानी कि Q लिमिटेड के पास जो ये 20% शेयर हैं R लिमिटेड वाले, उसका भी तो 60% कंट्रोल हमारे पास रहेगा, इनडायरेक्टली 12%। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही जो मैं समझाना चाह रहा हूं? भाई, Q लिमिटेड ने R लिमिटेड में 20% शेयर खरीदे हुए हैं, तो Q लिमिटेड का 60% कंट्रोल हमारे पास है। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो 20% इन्होंने इन्वेस्ट करी है, उसमें से 20% इंटू 60% में कर दूं तो 12% का कंट्रोल R लिमिटेड के ऊपर हम कह सकते हैं P लिमिटेड का है, लेकिन इनडायरेक्टली है, लेकिन है।
तो आर लिमिटेड के अंदर हम कह सकते हैं कि पी लिमिटेड का जो डायरेक्ट कंट्रोल है वो तो दिया ही हुआ है 14% का है, और इनडायरेक्ट तरीके से हम 12% का कंट्रोल है, यानी कि आर लिमिटेड में हमारे सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। रिलेटेड पार्टी में मैंने तुम्हें बताया सब्सटेंशियल इंटरेस्ट तब माने जाते हैं जब 20% से ज्यादा के स्टेक्स, 20% या 20% से ज्यादा के स्टेक्स किसी दूसरी एंटिटी के हमारे पास होते हैं, दूसरी एंटिटी हमारी एसोसिएट कंपनी मानी जाती है। बिकॉज इस केस में आर लिमिटेड में हमारी सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट है, इसका मतलब आर लिमिटेड का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हमारे पास है। और मैंने रिलेटेड पार्टी में भी बताया हुआ है कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर एक एंटिटी का दूसरी एंटिटी के पास सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है तो उस केस में वो रिलेटेड पार्टी है, तो इनको ये डिस्क्लोज करना चाहिए। आंसर में मैंने ये सारी चीज जो मैंने बोली वो लिखी हुई है। और एक ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कुछ बच्चे, ये क्वेश्चन इस तरीके का है कि ये आते हुए भी गलत हो सकता है। कहता है कैशियर ऑफ एक्स लिमिटेड एम्बेजल्ड कैश अमाउंटिंग टू 5 लाख। एम्बेजल्ड का मतलब तो पता है ना, गबन कर देना। अब इससे शानदार वर्ड्स मुझे नहीं आता हिंदी में, इसका गबन का मतलब हेरा फेरी कर देना। तो कैशियर ऑफ एक्स लिमिटेड ने 5 लाख रुपए की हेरा फेरी कर दी ड्यूरिंग मार्च 2021 में। मार्च 2021 में कहता है हाउएवर द सेम कम्स टू द नोटिस ऑफ द कंपनीज मैनेजमेंट ड्यूरिंग अप्रैल 2021। अब क्या हुआ इस केस में, क्या हुआ पहले तो ये समझाने के लिए, एक मिनट रुकें जरा, समझाने के लिए भी तो तुम्हें कई चीजें करनी पड़ती है ना। मैं मान लेता हूं कि जो करंट अकाउंटिंग ईयर है, मान क्या लेता हूं, क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन के मुताबिक 1/4/2020 से अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो रहा है और अकाउंटिंग ईयर ऑफ कोर्स 31/3/2021 को खत्म हो रहा है। वो कह रहा है मार्च के महीने में, यानी कि करंट ईयर के खत्म होने से कुछ टाइम पहले, मार्च के महीने में कैश एम्बेजलमेंट हुआ 5 लाख रुपए का। लेकिन वो कह रहा है कि ये हमारे नोटिस में कब आया, ये अप्रैल में, अप्रैल 21 में, यानी कि अब तो अगला साल स्टार्ट हो गया 1/4/2021 से, अब तो नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो गया ना। तो वो कह रहे हैं अप्रैल 21 में ये चीज हमारे नोटिस में आई। फिर कह रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी आर नॉट अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, और कह रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी तक अप्रूव नहीं हुई है। विद द हेल्प ऑफ द प्रोविजंस ऑफ AS4, जो कि मैंने हाल ही में बहुत डिटेल में ये बताया हुआ था, मुझे बताने की जरूरत नहीं है इसका आंसर। AS4, तो आप ये डिसाइड करें कि वेदर द एम्बेजलमेंट ऑफ कैश शुड बी एडजस्टेड इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2021। बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि अभी डायरेक्टर ने फाइनेंशियल रिजल्ट्स अप्रूव नहीं करे हैं। तो मैंने कहा अगर डेट ऑफ अप्रूवल से पहले, बैलेंस शीट के खत्म होने से लेकर के डेट ऑफ अप्रूवल तक के बीच में कोई भी ऐसा, मैंने कहा 2 तरीके के, बल्कि जब मैंने तुम्हें AS4 कराया था तो मैंने बताया था 2 तरीके के इवेंट होते हैं, एडजस्टिंग इवेंट एंड नॉन एडजस्टिंग इवेंट। तो ये एडजस्टिंग इवेंट का केस है। इज इट क्लियर टू यू? क्यों है एडजस्टिंग इवेंट का केस? मैंने बताया था क्योंकि इसका ताल्लुक बैलेंस शीट के किसी आइटम से है, कैश की एम्बेजलमेंट, तो इसका कैश से ताल्लुक है। So because this item has got some sort of what we call connection with an item of the balance sheet, it should be adjusted. अब मेरा क्वेश्चन लेकिन आपसे, ये तो किसका आंसर हो गया, yes it should be adjusted। लेकिन अगर मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे बना दूं, मैं आपसे ये कहूं कि मार्च के महीने में ठीक है एम्बेजलमेंट हुई, और मैं कहता हूं कि ये हमारे नोटिस में आई डेट ऑफ अप्रूवल के बाद, डेट ऑफ अप्रूवल के बाद, तब मैं क्या करता? यहां तो मैंने बोला डेट ऑफ अप्रूवल से पहले आई है, इसलिए मैं इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दोबारा से रीएडजस्ट करूंगा और इसको मैं यहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखूंगा, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन अगर ये डेट ऑफ अप्रूवल के बाद हमारी निगाहों में आती तो हम क्या करते? उस केस में भी मैं इसको एडजस्ट, जो करंट ईयर की, सॉरी, उस केस में मैं जो करंट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें एडजस्ट नहीं करता, फिर मैं 1/4/2021 और 22 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्ट करता और इसको फिर मैं प्रायर पीरियड आइटम के रूप में करता, यानी कि AS5 के थ्रू करता। क्योंकि अगर मैंने कहा कि जो AS4 है उसका ताल्लुक सिर्फ उन इवेंट से है जो कि बैलेंस रिपोर्टिंग डेट जिसको हम बोलते हैं और डेट ऑफ अप्रूवल के बीच में होती है। अगर डेट ऑफ अप्रूवल के बाद वो चीज नोटिस में आती तो फिर ये माना जाएगा कि ये जो आइटम है इसका ताल्लुक पिछले साल से है, हालांकि करंट ईयर में डिटेक्ट हो रहा है, तो ये प्रायर पीरियड आइटम माना जाएगा
और जो करंट ईयर यानी कि उस केस में 21 22 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसको हम रिफ्लेक्ट करते ऑफ कोर्स एज ए प्रायर पीरियड आइटम। एज ए प्रायर पीरियड आइटम का मतलब ही होता है उसको सेपरेटली डिस्क्लोज करा जाता है, करेक्ट, ताकि उसका इंपैक्ट जो है करंट ईयर के प्रॉफिट पर आसानी से देखा और परखा जा सके। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है, इजी क्वेश्चन में, इसमें मेरे कुछ बताएं लायक नहीं है। कहता है वाई लिमिटेड ने एक मशीनरी परचेज करी 80 लाख रुपए की। कितने की मैं परचेज करी जी? 80 लाख में करी। जब मैंने मशीनरी परचेज करी होगी, जल्दी से बताओ मेरी एंट्री क्या होगी। सर कैसा क्वेश्चन पूछते हो? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश अकाउंट हुई होगी, बिल्कुल ठीक है। 80 लाख की मैंने मशीनरी खरीद ली। कहता है उस मशीनरी की लाइफ जो है वो 4 साल की है, लेकिन रेसिडुअल वैल्यू उसकी 16 लाख की है 16 लाख की है। कहता है गवर्नमेंट से हमें 32 लाख की ग्रांट मिली, गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव 32 लाख। लेकिन आगे क्या कहता है, रिफंड ऑफ ग्रांट वॉज मेड इन द बिगनिंग ऑफ द थर्ड ईयर। यहां तुम्हें और कंफ्यूज करने की कोशिश करी। और आगे क्या कहता है कि कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन फॉर द थर्ड ईयर इफ द ग्रांट इज क्रेडिटेड टू डेफर्ड ग्रांट अकाउंट। इफ द ग्रांट इज क्रेडिटेड टू डेफर्ड ग्रांट अकाउंट। आप समझने की कोशिश करें, जब मैंने AS 12 भी कराया था तब भी मैंने बताया था, मैंने ये बताया था कि डेप्रिशिएबल एसेट, मशीनरी डेप्रिशिएबल एसेट है। डेप्रिशिएबल एसेट के अंदर एक एंटिटी के पास चॉइस होती है कि जो ग्रांट हमें मिलती है, ये मैंने शायद लास्ट सेशन में भी बताया था, उसको हम डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में भी सेटअप कर सकते हैं, या फिर हम उसको मशीनरी की कॉस्ट में से लेस कर करके भी दिखा सकते हैं। ये 2 ऑप्शन होते हैं। तो इसका मतलब इस एंटिटी ने अब की बार ये वाला ऑप्शन पिकअप करा है, क्योंकि उसने लिखा है कि इफ ग्रांट इज क्रेडिटेड टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट। जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूं। इसका मतलब मशीनरी हमने खरीदी होगी, फिर गवर्नमेंट से हमें ग्रांट मिली होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट, ये एंट्री रही होगी। बहुत अच्छी तरह मैंने जब तुम्हें AS 12 कराया था, ये सब चीजें कराई हुई है, पर पढ़ते नहीं हो ना, यही तो समस्या है। बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट। उसके अलावा अब ये जो गवर्नमेंट ग्रांट है, मैंने कहा इसको हमने डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में ले लिया होगा। गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट। हमने इसको फिक्स्ड एसेट में नहीं लिया, हमने इस ग्रांट को क्या करा, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट में लिख दिया। अब ये तो ईयर की बिगनिंग में, मान लेते हैं ये सब बिगनिंग में एंट्री हो रही है। अब ईयर के एंड में मुझे डेप्रिसिएशन देना पड़ेगा। तो जब मैं ईयर के एंड में पहुंचूंगा तो कितना डेप्रिसिएशन दूंगा? जाहिर है कि आप डेप्रिसिएशन कैसे कंप्यूट करेंगे? जो मशीनरी है उसकी कॉस्ट 80 है। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूं? अगर मान लो आपने ग्रांट का पैसा डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में ले जाने की बजाय अगर आपने मशीनरी में एडजस्ट कर दिया होता कॉस्ट को कम करने के लिए, तो मशीनरी की कॉस्ट कम हो जाती ना 32 से। ये पॉइंट मैं बताना चाह रहा हूं। तो यहां कॉस्ट लेकिन कम नहीं हुई है। रेसिडुअल वैल्यू तुम्हें 16 लाख की दी हुई है और डिवाइडेड बाय 4, तो इस तरह से आपका 1 साल का डेप्रिसिएशन 16 लाख रुपए हो गया। ये तो 1 साल का डेप्रिसिएशन हो गया। क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है कि पहले साल का कितना डेप्रिसिएशन है, ये पूछा है क्वेश्चन ने, ये तो नहीं पूछा। तो ये तो फर्स्ट ईयर की कहानी पूरी हो गई। वो कहता है थर्ड ईयर के एंड में हमने इन द बिगनिंग, सॉरी थर्ड ईयर की बिगनिंग में, इसका मतलब सेकेंड ईयर के एंड तक। सेकेंड ईयर के एंड में बताओ, ये तो फर्स्ट ईयर के एंड में एंट्री हो गई। मैं वैसे ही पूछ रहा हूं, मुझे कुछ समझाना भी है तो मुझे बताना पड़ता है। बताओ सेकेंड ईयर के एंड में मैं क्या एंट्री लिखूंगा? ये वाली एंट्री तो होंगी नहीं, ये तो फर्स्ट ईयर की बिगनिंग की एंट्री हो चुकी है। अच्छा, इससे पहले कि मैं और आगे बढ़ूं, एक चीज मैं पहले क्लियर कर दूं ताकि कुछ बच्चों को फिर प्रॉब्लम ना हो। अब मैंने कहा जब हम डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में पैसा ले जाते हैं तो फर्स्ट ईयर का एंड है, ये तो बिगनिंग में मुझे ग्रांट मिली थी ना, तो इस ग्रांट का कुछ पैसा डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में ले जाने का मतलब है कि मैं एकदम से पीएनएल में नहीं ले गया, मैं धीरे धीरे पीएनएल में ले जाऊंगा। तो डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट्स, एक एंट्री मुझे ईयर के एंड में एक तो ये करनी पड़ेगी, एक ये एंट्री भी करूंगा, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। तो 32 लाख का है और 4 साल लाइफ है, तो इसका मतलब 32 डिवाइडेड बाई 4, 8 लाख रुपीस मैंने डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी क्रेडिट करे होंगे। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि मैं जब सेकेंड ईयर के एंड में पहुंचूंगा तो क्या एंट्री होगी? सर यही एंट्री होगी, डेप्रिसिएशन आप वही 16 लाख का दोगे, वही एंट्री होगी डेप्रिसिएशन की जो हम नॉर्मली करते हैं, और उसके अलावा ये वाली एंट्री फिर से हो जाएगी। फिर से मैं पीएनएल अकाउंट में 8 लाख रुपए क्रेडिट कर दूंगा, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट से निकाल करके पीएनएल में क्रेडिट कर दूंगा। इसका मतलब मैं जो तुम्हें पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूं बार 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 बार, वो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं
क्योंकि सेकंड ईयर के बाद, सेकंड ईयर के एंड में, क्योंकि थर्ड ईयर की बिगिनिंग उसने लिखा है तो इसका मतलब सेकंड ईयर के एंड तक। मुझे ये बताओ सेकंड ईयर के एंड तक इस एसेट की रिटन डाउन वैल्यू कितनी है? सर सेकंड ईयर के एंड तक रिटन डाउन वैल्यू कितनी है? ये कैसा क्वेश्चन है? अरे कैसा क्वेश्चन है? ये पूछो कि कैसा क्वेश्चन नहीं है। 80 लाख तुम्हारी कॉस्ट थी, पहले साल का डेप्रिसिएशन 16 लाख, दूसरे साल का डेप्रिसिएशन 16 लाख, 80 में से 32 लाख चले गए तो इसका मतलब 48 लाख जो है तुम्हारी क्या है? 48 लाख रिटर्न डाउन वैल्यू है सेकेंड ईयर के बाद, यानी कि आफ्टर सेकेंड ईयर रिटर्न डाउन वैल्यू कितना हो गया? 48 लाख होगी सेकेंड ईयर। अब जैसे ही अगला दिन आएगा, अगले दिन आप वो कहता है कि आपको रिफंड करना पड़ रहा है, तो अब जब रिफंड करेंगे तो मैंने तब भी ये जब आपको AS 16 कराया था मैंने तब भी बताया था, अब रिफंड करेंगे तो पहले तो मैं ये देखूंगा कि उस एसेट की रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी है। 48 लाख है, एक तो 48 लाख है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अच्छा, इससे पहले मैं उस क्वेश्चन में रिफंड की एंट्री तो पूछी नहीं है, मैं वैसे ही पूछना चाह रहा हूं, मैंने जब रिफंड करा होगा तो मेरी एंट्री क्या होगी? वैसे ही पूछने में कोई हर्ज नहीं है। जब मैंने रिफंड करा होगा, मैंने बताया था कभी भी रिफंड करते हैं तो ये देखते हैं कि आपने गवर्नमेंट ग्रांट का पैसा कहां ले गए थे। आप गवर्नमेंट ग्रांट का पैसा क्या फिक्स्ड एसेट में आपने एडजस्ट करा था? नहीं, आपने गवर्नमेंट ग्रांट का पैसा, सॉरी, जो ग्रांट का पैसा था वो आपने डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में सेटअप कर दिया था। अब डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में आपके 32 लाख आए थे, लेकिन उसमें से 8 और 8 यानी कि 2 साल तो बीत चुके हैं, तो 32 लाख में से 16 लाख रुपए तो आप पीएनएल में क्रेडिट कर चुके हैं, यानी कि सेकेंड ईयर के एंड तक डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट में 32 में से 16 जा चुके हैं, तो 16 लाख रुपए बचे हुए हैं। तो जब मैं रिफंड की एंट्री करूंगा, मैं वैसे ही बता रहा हूं, ये पूछा नहीं है क्वेश्चन ने, तो डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में जितना पैसा बचा हुआ है, जिसको तुम अनएमोर्टाइज्ड अमाउंट भी कहते हो, वो 16 लाख बचा हुआ है, उसको तो अब आप डेबिट कर दो पहले, करेक्ट। उसके अलावा फिर आप ग्रांट का पैसा रिफंड करो। देखो ग्रांट का पैसा कितना था? 32 लाख था। तो अब इन दोनों में जो डिफरेंस आ गया वो पीएनएल में डेबिट कर दो, 16 लाख। यानी कि जो तुमने ग्रांट का पैसा रिफंड करा, तो डेफर्ड गवर्नमेंट अकाउंट में जितना भी बैलेंस बचा हुआ है, तो जो एक्सेस आपने पे करा है वो पीएनएल अकाउंट में डेबिट करेंगे। ये तो रिफंड की एंट्री है, मैं वैसे ही बता रहा हूं, ये रिफंड की एंट्री है। ये पूछा नहीं है क्वेश्चन तो ये पूछ रहा है थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन कितना होगा। तो थर्ड ईयर का जो डेप्रिसिएशन होगा, रिटर्न डाउन वैल्यू 48 है, करेक्ट। ठीक है, हमने रिफंड कर दिया। हां, फर्क तब पड़ता अगर रिफंड की एंट्री में कहीं वर्ड फिक्स्ड एसेट आता। रिफंड की एंट्री में फिक्स्ड एसेट तब आता जब आपने ग्रांट का पैसा फिक्स्ड एसेट में लिया हुआ होता। उस केस में आपकी एंट्री होती फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रिफंड की। इज इट क्लियर टू यू? तो यहां रिफंड के केस में फिक्स्ड एसेट वर्ड नहीं आया, तो आपकी जो रिटर्न डाउन वैल्यू 48 है, करेक्ट। अब आपका थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन कितना होगा? भाई थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन में कोई फर्क थोड़ी आ रहा है, एसेट में तो कोई चेंज नहीं आ रहा है। जो डेप्रिसिएशन आप दे रहे थे वही डेप्रिसिएशन आपका थर्ड ईयर में भी होगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? बात समझ में आ रही है? तो थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन, आंसर तो सिंपल है, लेकिन मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि क्यों होगा थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन भी। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं डेप्रिसिएशन। उसके बाद देखो, ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही करा दिया, मेरे को पता था आगे ये क्वेश्चन है। जो अभी मैंने तुम्हें कैश एम्बेजलमेंट के बारे में बताया था, इस क्वेश्चन में वो चीज है जो मैंने उस वक्त बताई थी। इस क्वेश्चन में भी 5 लाख का कैश की हेरा फेरी हुई, 31 मार्च 2021 को हुई। लेकिन अब की बार मैंने क्या लिखा है कि ये कंपनी के नोटिस में आया ओनली आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अप्रूवल के बाद अगर आएगा तो फिर जिस साल आ रहा है, यानी कि फिर करंट ईयर में इसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, फिर ये उस फाइनेंशियल ईयर में इसका ट्रीटमेंट होगा जिस साल ये नोटिस में आया, और उस फाइनेंशियल ईयर में हम इसको प्रायर पीरियड आइटम के रूप में लेकर के चलेंगे। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो ये सब मैंने यहां पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 मैंने AS 17 जो डाला हुआ है उसमें बहुत डिटेल में मैंने इसकी चर्चा करी हुई है। आप प्लीज AS 17 देख लेना, क्योंकि मैंने कहा अब शॉर्ट टाइम में इसको एकदम से डिस्कस करने में प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए आप उसको डिटेल में वहां पर देखें। ये सेम क्वेश्चन है, इसमें ये मैंने डाला हुआ है, उसमें हो सकता है नाम ने चेंज कर दिया हो, बल्कि ये वाला नाम ही हो सकता है मैंने लिखा हो। सेम क्वेश्चन है, ठीक है, और ये वैसे भी आपको आता है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कि क्लोजिंग स्टॉक 5 लाख का है, रियलाइजेबल वैल्यू ये तो आप कर ही सकते हो, करेक्ट। कहता है जो एंटिटी है वो गोइंग कंसर्न नहीं है,
तो एंटिटी अगर गोइंग कंसर्न नहीं है तो हम आइटम्स को, बैलेंस शीट के आइटम्स को, चाहे वो एसेट हो या लायबिलिटी हो, रियलाइजेबल वैल्यू पर दिखाते हैं। कहता है क्लोजिंग स्टॉक जो है उसकी रियलाइजेबल वैल्यू 5 लाख इंटू 120% है। तो पहले तो ये निकाल लेना, जो भी ये वैल्यू आएगी। फिर कहते हैं कि कुछ एक्सपेंसेस हो गए, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, और रियलाइजेशन एक्सपेंस 5% है, इस वैल्यू का 5% भी निकाल लेना। तो इस वैल्यू पर अब वो तुमसे पूछ रहा है एट व्हाट अमाउंट द स्टॉक विल बी शोन इन द इनकम स्टेटमेंट। जो ये वैल्यू आएगी इस वैल्यू पर आप दिखाएंगे। मैंने सॉल्व कर दिया। देखो जो 5 लाख है उसको मैंने मल्टीप्लाइड करा 120% से। भाई 120% का मतलब 1.20। इज इट क्लियर टू यू? और मैं इसमें से 5% माइनस कर दूं, या ये जो वैल्यू आई है उसको मैं 0.95 से मल्टीप्लाइड कर दूं, बात एक ही है। इज इट क्लियर? 16 क्वेश्चन में क्या कहते हैं? तो मैं आज की, मेरे ख्याल से ये 7th या 8th सेशन है आज का, 7th या 8th क्लास चल रही है आज की। अब बहुत से बच्चों को ना ये चीजें एकदम से समझ में नहीं आती हैं, तो थोड़ा सा टायर्डनेस भी आज मुझे लग रही है, और ऐसा लग रहा है कि आज कुछ टेक्निकल फ्लॉस है। एक भी जस्ट मुझे नोट करने दो। आई होप सो देयर इज नो टेक्निकल प्रॉब्लम। ठीक है, खैर मैं ये बता रहा था आज का बड़ा ये टायरिंग डे है, तो अपनी तरह इसीलिए क्लास बड़ी लेट रिकॉर्ड करके लेट अपलोड करी जा रही है। अब कहता है कोई एयरलाइन है रिक्वायर्ड बाय द लॉ टू ओवरहॉल इट्स एयरक्राफ्ट, करेक्ट, वंस इन एवरी 3 years। हर 3 साल में एयरक्राफ्ट को ओवरहॉल करने की जरूरत है। लॉ ये कहता है, लॉ तो ये कहता है एक कंपनी which operates aircraft does not provide any provision as required by the law। देखो लॉ तो ये कह रहा है कि हर एंटिटी को, जो भी एयरलाइंस के बिजनेस में है, हर 3 साल में उसको अपने एयरक्राफ्ट को ओवरहॉल करना चाहिए। पॉइंट क्या समझना है आपको? पॉइंट क्या समझना है कि जिस तारीख को मैं अपनी अकाउंटिंग कर रहा हूं, क्या उस दिन मेरे पर कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है या नहीं है? क्या उस दिन मेरे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन है या नहीं है? देखो उस दिन मेरे पर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। इज इट क्लियर टू यू? क्यों कहा मैंने कि उस दिन मेरे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है? क्योंकि यहां लॉ ने यह कहा है कि हर 3 साल में एक बार हमें ओवरहॉल करने की जरूरत है। हर 3 साल में एक बार। हो सकता है मेरी एयरलाइंस को 2 ही साल हो, और या हो सकता है मेरी एयरलाइन को 3 साल हो गए हों लेकिन मैं उसके आगे काम ही ना करना चाहता हूं। तो कहने का मतलब यह है कि इस दिन हमारे ऊपर कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है, और जब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं होता तो आपको कोई प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो अब इसका आंसर नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज पर AS29 बिकॉज इट इज ए फ्यूचर ऑब्लिगेशन। तो कोई भी चीज का जब फ्यूचर का ऑब्लिगेशन होता है तो उस केस में हमें किसी तरह का प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है। हां, आगे तुम्हें यह भी लिखना चाहिए, हाउ एवर ए प्रोविजन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर द बेस्ट एस्टिमेट्स ऑफ एनी फाइन्स एंड पेनल्टीज। ऐसा हो सकता है कि आपके प्रॉपर प्रोविजन ना बनाने से या ओवरहॉल ना करने से हो सकता है आपके ऊपर कुछ पेनल्टीज इंपोज हो सकती हैं, तो उसके लिए आपको लेकिन प्रोविजन बनाना चाहिए, और वो तभी बनाना चाहिए अगर आप एज ए एयरलाइन ऑपरेट करना चाहते हैं 3 साल से ज्यादा। इज इट क्लियर टू यू? तब आपको पेनल्टी या फीस या फाइन्स के लिए प्रोविजन बनाने की जरूरत है। 17 में कहता है स्टेट द ट्रीटमेंट ऑफ 20 lakh रिसीव फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट एज सब्सिडी फॉर सेटअप ए प्लांट इन द बैकवर्ड एरिया एंड कॉस्ट ऑफ द प्लांट इज 100 lakh। पहले तो मुझे एक बात बताओ, जब मैंने AS12 स्टार्ट करा था मैंने तब भी ये बताया था कि गवर्नमेंट की कोशिश होती है बैकवर्ड इलाकों को डेवलप करने की, इसीलिए गवर्नमेंट में या हिंदुस्तान में ये स्पेसिफाइड जोन, नोटिफाइड जोन, इस तरह के कॉन्सेप्ट लाए गए। बेसिक मकसद यही था कि जो दूर दराज के इलाके हैं, जो उतने डेवलप नहीं है, जो फार फ्लंग एरियाज हैं, उनको डेवलप करा जाए।
तो इसका मतलब यहां गवर्नमेंट का मकसद है, और कोई भी ऐसी ग्रांट जो हमें गवर्नमेंट से मिलती है जहां कुछ ना कुछ गवर्नमेंट का मकसद है, मैंने कहा उसको हम कहते हैं कि वो ग्रांट, इसका मतलब इन द नेचर ऑफ प्रमोटर्स इंटरेस्ट है। और कोई भी ग्रांट जो इन द नेचर ऑफ प्रमोटर्स इंटरेस्ट होती है उसको हमें कैपिटल रिजर्व में जो है क्रेडिट करना पड़ता है। तो ये आप उसमें कर लेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन AS12 से पूछे गए। अब AS12 से ये क्वेश्चन भी है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, इसलिए मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, मैं ऐसे ही बता रहा हूं। देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन में भी क्या है, मैंने एसेट खरीदा 80 लाख का। इसमें वो चीज है जो मैं आगे समझा रहा था, इसलिए मैं उसमें इतना टाइम ले रहा था, मेरे को पता था आगे एक क्वेश्चन ऐसा आएगा। उस क्वेश्चन में तो क्या था कि जो गवर्नमेंट ग्रांट मिली थी मुझे, मैंने उसको डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में ले लिया था। यहां भी 32 लाख की ग्रांट मिली है, लेकिन यहां दिया हुआ है कि हमने उसको अपने फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट में एडजस्ट कर लिया। इज इट क्लियर टू यू? इसलिए परचेज प्राइस में से 32 माइनस करने के बाद अब नेट कॉस्ट इस एसेट की मेरे लिए 48 लाख की हो गई। इस क्वेश्चन में भी रेसिडुअल लाइफ 4 साल की है, रेसिडुअल वैल्यू 16 लाख की है। 48 में से 16 हम माइनस कर देंगे तो डेप्रिशिएबल कॉस्ट या डेप्रिशिएबल अमाउंट यानी कि 32 लाख हमें 4 ईयर्स में राइट ऑफ करना है। तो मैंने 4 से डिवाइड करा तो डेप्रिशिएशन पर ईयर कितना आ जाएगा, 8 साल आ जाएगा। इस क्वेश्चन में भी पिछले क्वेश्चन की तरह कहता है सेकेंड ईयर के खत्म होने के बाद थर्ड ईयर के बिगनिंग में हमने 32 लाख रुपए जो है वो रिफंड कर दिए। अब की बार क्या होगा, पहले तो ध्यान से सुनो। रिटर्न डाउन वैल्यू में अगर आपसे पूछूं सेकेंड ईयर के एंड में कितनी हो जाएगी, देखो 48 लाख तुम्हारी नेट कॉस्ट है, उस एसेट की कॉस्ट 48 लाख है। ग्रांट माइनस करने के बाद 48 में से आप 8-8 लाख का डेप्रिसिएशन दे चुके हैं, 2 साल का डेप्रिसिएशन 16 लाख दे चुके हैं, तो इसका मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू 32 लाख की होगी सेकेंड ईयर के खत्म होने के बाद। और अब की बार सेकेंड ईयर के खत्म होने के बाद जब मैं रिफंड करूंगा तो मेरी एंट्री अब की बार क्या होगी रिफंड की, फिक्स्ड एसेट यानी कि प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि ये पैसा मैंने प्लांट में एडजस्ट करा था। तो उस रिफंड की वजह से क्या होगा कि फिक्स्ड एसेट की वैल्यू जो कि ग्रांट की वजह से पहले कम हो गई थी फिर बढ़ जाएगी। 32 वैल्यू रिटर्न डाउन वैल्यू है, अब मैंने रिफंड करा तो अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 32 प्लस 32 64, ये रिवाइज्ड कॉस्ट हो गई। तो मुझे अब दोबारा से मेरे को इस पे डेप्रिसिएशन कंप्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू में अब चेंज आ गया। रिटर्न डाउन वैल्यू में चेंज करके जो वैल्यू आती है उसको हम रिवाइज्ड रिटर्न डाउन वैल्यू कभी नहीं लिखते, उसको रिवाइज्ड कॉस्ट कहते हैं। ये रिवाइज्ड कॉस्ट मानी जाएगी। तो रिवाइज्ड कॉस्ट में से पहले तो रेसिडुअल वैल्यू माइनस करना मत भूलना, वो तो 16 लाख की है, डेप्रिसिएशन के लिए तो रेसिडुअल वैल्यू माइनस करेंगे। तो रिवाइज्ड नेट कॉस्ट कितनी हो गई 48, रिमेनिंग लाइफ कितनी है 2, क्योंकि 4 में से 2 साल बीत चुके हैं, तो डेप्रिसिएशन 24 यानी कि थर्ड और फोर्थ ईयर में डेप्रिसिएशन 24 का लगेगा। ये मैंने यहां पर तुम्हें दिया हुआ है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? बार बार रिफंड के केस आ रहे हैं, इसलिए मैंने यहां पर, अब इसमें कहते हैं एक रिफंड हुई ग्रांट की 10 करोड़ की, और कहता है स्टेट द ट्रीटमेंट ऑफ रिफंड ऑफ ग्रांट ऑफ 10 करोड़ रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर एम्प्लॉइज वेलफेयर एक्टिविटीज ड्यू टू नॉन फुलफिलमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन। देखो मैंने तुम्हें पहले भी बताया हुआ है कि कोई भी ग्रांट है, करेक्ट, पहले तो ये ग्रांट रेवेन्यू नेचर की है, तो इस ग्रांट को जनरली जो रेवेन्यू नेचर की ग्रांट्स होती हैं जनरली हम उसको डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में ले जाते हैं। तो रिफंड की एंट्री क्या होगी कि डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में जितना भी पैसा है उसको डेबिट करेंगे। द अनएमोर्टाइज्ड अमाउंट ऑफ डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट शुड बी डेबिटेड एंड द एक्सेस ऑफ द रिफंड अमाउंट ओवर दिस अमाउंट, एक्सेस ऑफ दिस अमाउंट ओवर दिस अमाउंट इफ एनी, जरूरी नहीं है कि एक्सेस अमाउंट हो, अगर एक्सेस है तो वो एक्सेस जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चले जाते हैं। और वैसे जस्ट समझाने के लिए कि रिफंड ऑफ ग्रांट जो है AS5 के मुताबिक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम माना जाता है, करेक्ट। ये क्वेश्चन मैंने AS4 का जो लास्ट क्वेश्चन है ये वही क्वेश्चन है और यहां पर वैसे ही दिया हुआ है, तो इसको आप देख लेना, इसमें मेरे कुछ बताने लायक नहीं है। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, फिर नेक्स्ट सेशन में कुछ और चर्चा करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की उम्मीद है कि ये सीरीज आपकी एक्सपेक्टेशंस पे आ रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव योर फीडबैक्स। सो टिल देन इट्स टाइम टू से गुड बाय।